नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां लकड़ी के गोदाम में लगी आग, कहां भाजयुमों ने बलिदान दिवस पर डॉक्टर मुखर्जी को किया नमन। साथ ही जानेंगे कि कहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान हुआ शांतिपूर्ण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बैतूल में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, परंतु इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस अपनी साख बचाने में जान देकर जुटी हुई है। रूठों को मनाने के बाद भी दोनों दलों के दिग्गजों के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ झलक रही है। 2022 के तहत प्रथम चरण में आज 25 जून को जिले की बैतूल, आमला और शाहपुर जनपद अंतर्गत मतदान हो रहा है। शनिवार को सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। वहीं 3 जनपद क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतरे 3066 प्रत्याशियों के लिए मतदाता आज मतदान करेंगे। बैतूल, आमला और शाहपुर जनपद क्षेत्र में कुल 598 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 98 संवेदनशील हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारिका डिगर से। बताइए, पहली बार वोट डाल रहे हैं और क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे आगामी सरपंच जो भी हो, हमारे गांव का विकास करे, अच्छी योजनाएं लाए और माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाए, उनके विकास के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कार्य करे। बस यही चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपको वोट डालने का? अच्छा लग रहा है। ठीक ही लग रहा है, बस लाइन लंबी है। ठीक है, बस गांव में सुविधाओं की थोड़ी कमी है तो वो हो जाए, बस पानी की समस्या दूर हो जाए और बच्चों को स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए टीचर्स वगैरह सभी की व्यवस्था हो जाए, यही चाहते हैं। और क्या नाम है भैया? गीता पवार। बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हो और क्या चाहते हो आप विकास? बस गांव में अच्छा कोई सरपंच आए, अच्छा जो हमारे गांव की तरक्की कर सके। बोलते तो सब कुछ है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वोट लेने के पहले, तो हम वही चाहते हैं कि एक अच्छा समझदार और अच्छा सरपंच बने हमारे गांव का। जो पुराने सरपंच थे सचिव, तो उन्होंने काम किया कि नहीं किया? हाँ, करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत करते हैं। बस हम चाहते हैं कि अच्छा पूरा विकास हो हमारे गांव का, जो योजना है उसका लाभ हो पूरा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। बेमेतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहरघट के 32 वर्ष युवक डोमा निषाद ने देर रात किसी बात से नाराज होकर ब्लेड से स्वयं के ऊपर हमला कर दिया, अपने गले को काट लिया, जिसकी सूचना परिजनों ने तत्काल बेमेतरा पुलिस को दी। वहीं टीम को दी, जिसके बाद स्वयं बेमेतरा के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस विवेचना में जुट गई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मामला मेरठ से, जहां पर थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में हापुड़ रोड पर एपेक्स हॉस्पिटल के सामने बीआर ट्रेडर्स के नाम से नईम नामक व्यक्ति की लकड़ी का गोदाम है, जहां पर नईम द्वारा चौखट व फर्नीचर बनाने का कार्य किया जाता है। आज सुबह आग लगने की सूचना पर नईम गोदाम पर पहुंचा। भयंकर आग को देखकर नईम ने फायर ब्रिगेड को कॉल की। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से गोदाम में मौजूद सब माल जलकर राख हो गया। नईम के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मकान के रास्ते को लेकर जावेद नाम के व्यक्ति से उसका विवाद चल रहा है। इसी भी विवाद दबंगों द्वारा गोदाम में आग लगा दी गई। मैं आर.के. सिंह, अग्निशमन अधिकारी। अपनी क्या मामला हो गया है? जी, क्या मामला है? अभी आज सुबह मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के टाइम पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पिलाई की दुकान में आग लगी है। जब हम 2 गाड़ियाँ मैंने फायर स्टेशन से मूव करी और मैं स्वयं भी आकर देखा तो आग काफ़ी भयंकर थी। बेसमेंट में भी पहुँचने की संभावना थी, आसपास की दुकानें भी प्रभावित हो सकती थी, लेकिन तुरंत मैंने 2 गाड़ियाँ और वहाँ से मूव कराई और 4 गाड़ियाँ आ गई। एक गाड़ी मैंने पीछे, क्योंकि पीछे आवासीय परिसर है, वहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ मैंने लगाई बारी बारी से, और इस तरह से पूरी घटना स्थल पर मैंने 8 गाड़ियाँ लगातार काम कर रही हैं हमारी। कितनी गाड़ी का सामना हो गया पानी का? लगभग 15 गाड़ियाँ पानी पड़ गया होगा। लगातार भर भर के पानी ला रही हैं और गाड़ियाँ पानी ला रही हैं और लगातार आग बुझा रही हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सूरजकुंड पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के अंशुल गुप्ता, पार्षद वार्ड 58, ने कहा कि आज़ादी के बाद राष्ट्र की एकता
अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले प्रथम राष्ट्रवादी योद्धा थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गौरतलब है कि भज्जीमोह द्वारा सूरजकुंड पार्क में युवा नोनू, पंडित सुनील चड्ढा, संजय सम्राट, मंजू पटेल मौजूद रहे। डॉक्टर मुखर्जी के 70वें बलिदान दिवस पर पौधारोपण किया गया और पुण्यतिथि मनाए गए। क्या नाम है? मेरा नाम अंशुल गुप्ता है। मैं वार्ड 58 पुरुषों का पार्षद हूँ। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? वृक्षारोपण एक वृक्ष एक व्यक्ति के समान है, जो हमें सांस देता है, ऑक्सीजन देता है। तो उसके अपना पार्टी का अभियान है जो चल रहा है। हर बूथ पे 5 से 10 पौधे लगाने हैं। तो ऐसे ही आज वार्ड 58 के सूरजकुंड के बूथों पे पौधे लगाए गए। सभी कार्यकर्ता, पार्षद, सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और ये कार्यक्रम ऐसे निरंतर चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चड्ढा है। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है, 23 जून से ये अभियान शुरुआत की गई है इसकी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस था उस तारीख से इसको शुरुआत की गई है। 6 जुलाई तक ये अभियान चलने वाला है पूरे मेरठ महानगर में। सभी बूथों पर ये 5 से लेके 10 वृक्ष लगाने का हम लोगों ने इसका निर्णय लिया है। हर जगह लगेगा। 23 तारीख से अभियान चालू हुआ है। आज सब लोगों ने मिलके, जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं, अंशुल जी, यहाँ के पार्षद है अपना पवन जी, और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबने मिलके यहाँ पे रामबाग में जो सूरजकुंड में है, वहाँ पर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, हमारी महिला शक्ति भी थी साथ में, उन्होंने मिलके 11 वृक्ष यहाँ पे लगाए हैं। और जितने वृक्ष यहाँ पर लगाए हैं उन सब लोगों ने एक एक वृक्ष गोद लिया है। उसका ये ध्यान रखेंगी जैसे हम लोग एक अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बदरवास की सभी ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सोचने वाली बात यह है कि बदरवास के 80% लोग क्या चाहते हैं ये बताना अभी भी मुश्किल है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। अब आगरा के छोटे स्टेशनों को चमकाया जाएगा। इसके लिए आगरा रेल मंडल ने अभिरुचि की अभिव्यक्ति की शुरुआत की है। आगरा रेल मंडल के बड़े स्टेशनों का तो सौंदर्यीकरण हो चुका है, लेकिन अब छोटे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण की बारी है। इसके लिए आगरा रेल मंडल की ओर से अभिरुचि की अभिव्यक्ति योजना के तहत समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ एनजीओ को आमंत्रित किया है, जिससे वह आगरा रेल मंडल के छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी सौंदर्यीकरण करा सके। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि अभिरुचि की अभिव्यक्ति योजना के तहत आगरा रेल मंडल के 10 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें राजा की मंडी, बिलोचपुरा, फतेहपुर सीकरी जैसे स्टेशन भी शामिल किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बड़े स्टेशंस हैं आगरा, कैंट, मथुरा, इन पे सौंदर्यीकरण का काम हो चुका है, लेकिन छोटे स्टेशंस पे भी इस तरीके का काम अट्रैक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया है। ये अभिरुचि की अभिव्यक्ति कह सकते हैं, जिसमें रेलवे इनवाइट कर रहा है अलग अलग तरीके के ट्रस्ट को, एनजीओज को, इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेट्स को, जो भी रेलवे में एक जन भागीदारी के माध्यम से स्टेशंस के बाहर के एरिया में पेड़ पौधे लगा के पार्क्स वगैरह डेवलप करके सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। आगरा डिवीजन में 10 स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। राजा की मंडी, बिलोचपुरा, अजनेरा, फतेहपुर सीकरी जैसे कुल स्टेशन हैं जो जिन पे हम ये ईओआई इनवाइट कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। तहसील छाता सरकार की घरौनी वितरण कार्यक्रम योजना के तहत पूरे प्रदेश में घरौनी 2 वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि जहां गांव में बुजुर्गों के जमाने से रियाज चली आती थी, उस जमीन के कागज नहीं थे, जिसको लेकर व्यर्थ के मालिकाना हक को लेकर झगड़े होते थे। इस पर योगी सरकार काफी गंभीर हुई है और उन्होंने मालिकाना हक के लिए घरौनी वितरण कार्यक्रम शुरू कराया है, जिसके तहत आज पूरे प्रदेश के साथ साथ छाता तहसील सभागार में भी कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, तहसीलदार छाता विवेकशील यादव ने लेखपालों के साथ मिलकर गांव के किसानों को घरौनी मुहैया कराई है, जिसमें लगभग 10 से 12 ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे हैं एवं घरौनी प्राप्त की है। इस अवसर पर नरदेव चौधरी ने बताया कि सरकार की लाभकारी योजनाओं से गांव के प्रत्येक जन जन को लाभ प्राप्त हो रहा है। तहसीलदार साहब बताएं, आज घरौनी वितरण कार्यक्रम में किन किन गांवों की घरौनी वितरित की गई और कितने लोगों को लगभग प्राथमिकता आज मिली? आज के इस तहसील सभागार में जैसा कि पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के तहत द्वितीय चरण में घरौनी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी संदर्भ में हमारे तहसील में भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तहसील के लगभग 11 से 12 गाँव के लगभग 1 से 20 से ज़्यादा
किसान भाई यहाँ सभागार में उपस्थित थे, जिनको यहाँ पे सभागार में घरौनी का वितरण किया गया। शेष जो भी एक घरौनिया गांव की है वह हमारे क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गांव में जाके घर घर पे उसका वितरण किया जा रहा है। तो क्या सभी गाँवों में जो आबादी की ज़मीन पे लोग जिनके बैनामा नहीं है सबको घरौनी वितरण होनी है? हमारे तहसील में कुल 135 गांव चिन्हित हुए हैं, जिसमें से प्रथम चरण में 1 से 7 गाँव का पूरा काम हमारा 100% सुनिश्चित हो गया, जहां पे प्रपत्र 10 तैयार करके हम किसान भाइयों के बीच में घरौनी वितरण का कार्य पिछले दिसंबर माह से ही प्रारंभ कर दिए हैं। शेष हमारे जो 27 गांव और हैं वहां पे हमारे तहसील में कल से ड्रोन सर्वे की टीम सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से आ चुकी है, वहाँ भी अभी सर्वे हो रहा है। अति शीघ्र ही उसका भी फाइनल हम लोग घरौनी का वितरण कर देंगे। आपसे जाने आज जो तहसील सभागार में कार्यक्रम हुआ नेताजी, क्या कार्यक्रम हुआ है? हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता जनार्दन को विकास के साथ साथ खुशहाल और शांति प्रिय जीवन दिलाना चाहते हैं। शांति प्रिय जीवन के लिए प्रत्येक मंगलवार शनिवार को जब डीएम साहब, कप्तान साहब और हमारे अधिकारी जनप्रतिनिधि समस्याएं सुनते हैं तो सर्वाधिक समस्याएं घरेलू तौर पे अपने खेतों को लेके, ग्रामीण एरियाओं में मकानों के नापतोल को लेके और छोटी मोटी बातों को लेके आती हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत सोच विचार करके सरकारी अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद घरौनी वितरण का कार्यक्रम तय किया गया, जिससे जो छोटे छोटे हमारे विवाद हैं ग्रामीण स्तर पे और हमारे शहरों के स्तर पे, जिनका कोई नाप तोल नहीं होती थी, जिनको कोई प्रूफ नहीं होता था कि हमारे मकान इतने एरिया में बने हुए हैं, आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों को लेके, भाई भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, अब वो विवाद ख़त्म होंगे। प्रत्येक आदमी को ड्रोन के माध्यम से नाप तोल करके उसके घर की घरौनी दी जा रही है। जैसे खेत की खतौनी होती थी कि आपका खेत इतना दर्जा तहसील में, इतने उसके भूमि के आप स्वामी हैं, उसी तरह घर की इतनी भूमि के आप स्वामी हैं, आपके घर की इतनी भूमि है, ये तय किया जा रहा है, जिससे कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़े विवाद को हम लोग थामने में कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होंगे। मैं अपने प्रशासन के छाता तहसील के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सफल बना के इसे किसानों को घरौनी वितरित की जाए। गांव की जो आबादी की जमीन है उसमें निर्विवाद रूप से घरौनी सभी लोगों को प्राप्त होनी है। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय गुरु पूर्णमासी मेला शुरू होने से महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जहां सभी विवाद अपने अपने कार्यों को फाइनल टच देने में लगे हैं। वहीं नगर पंचायत गोवर्धन के विकास कार्य कछुआ गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित 10वीसा मोहल्ले में होकर जाने वाली परिक्रमा मार्ग में सिविल लाइन के मेन होल रोड से वाहनों के कारण नीचे हो गए हैं, जिन्होंने गड्ढों का रूप भी ले लिया है। यहां से निकलने वाले परिक्रमा देने वाले श्रद्धालुओं को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई श्रद्धालुओं के तो गड्ढे में पैर जाने के कारण गंभीर चोटें भी आई हैं, मगर प्रशासन ने अभी तक कोई भी सुध नहीं ली है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल के निवासियों के लिए घरौनी कागजातों का वितरण कार्य शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत गोवर्धन बस स्टैंड के सामने बने PWD ऑफिस के सभागार में तहसीलदार गोवर्धन राजकुमार एवं क्षेत्रीय विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से संबंधित लेखपाल, अलग अलग गांव से आए हुए लाभार्थी तथा तहसीलदार गोवर्धन राजकुमार एवं क्षेत्रीय विधायक मेघ श्याम सिंह उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि ग्रामीण अंचल के लोगों को उनके द्वारा बनाए गए मकानों के कागज का वितरण का कार्य राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सभी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए पहले एवं तृतीय शनिवार को तहसील दिवस के रूप में समाधान दिवस लगाया जाता है। वहीं दूसरे एवं चतुर्थ शनिवार को राजस्व मामलों को सुलझाने के लिए थाना दिवस का आयोजन प्रत्येक थाने में कराया जाता है। इसी के चलते आज थाना गोवर्धन में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गोवर्धन थाने के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव के लेखपाल मौजूद थे। थाना दिवस में 3 फरियादियों ने अपने फरियादियों को दर्ज कराया, वहीं उनकी फरियादियों को थाना प्रभारी गोवर्धन के द्वारा संबंधित निस्तारण के लिए लेखपालों को दे दिया गया।
मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा थाना चोला परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। दोनों अधिकारियों द्वारा थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया एवं कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा अन्य फरियादियों की शिकायतों को समयबद्ध एवं वास्तविक त्वरित निस्तारण करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चोला थाने के बन रहे नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण करते हुए निर्माण में प्रयुक्त की जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी चेक किया गया। थाने के भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण सामग्री का उपयोग कर समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए थाना अध्यक्ष चोला को निर्देशित किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सदर कोतवाली में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सदर उप जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही फरियादियों के समाधान दिवस में आने का सिलसिला शुरू हो गया। सदर उप जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे हैं, वहीं फरियादी लगातार अपनी समस्याओं को लेकर भी सामने आ रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत थाना बानपुर परिसर में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं की ज्यादा यहां पर मात्रा रही। पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों को मौके पर पहुंचकर समस्याओं के निस्तारण करने को कहा। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष अनुज गंगवार, समस्त पुलिस कर्मचारी सहित एवं राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में कल लोकसभा उपचुनाव की मतगणना होना है। जनपद रामपुर में टोटल मतदाता और मतदान के वोटों को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही। जनपद रामपुर में 41% मतदान हुआ है। बात करें 2019 लोकसभा के चुनाव की तो उसमें 61% मतदान हुआ था। इस बार मतदान हल्का रहा। कल 26 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिसमें 149 राउंड में जनपद रामपुर की मतगणना पूरी होगी। स्वार विधानसभा में 27 राउंड, चमरौआ विधानसभा में 27 राउंड, बिलासपुर विधानसभा में 30 राउंड, रामपुर विधानसभा में 33 राउंड, तो वहीं मिलक विधानसभा में 32 राउंड होगा। उसके बाद ही नए सांसद का नाम सामने आएगा। चाहेंगे देखिए, यहाँ पे जो बाई इलेक्शन हुआ है उसकी ईवीएम यहाँ रखी हुई है। आईटीबीपी का फोर्स लगा हुआ है बाहर का, तो सिक्योरिटी चेक करते हैं, प्लस उनके रहने खाने का इंतज़ाम देखते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। तो सिपाहियों से मैंने बात किया, उनके शौचालय वगैरह की खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, तो ईवीएम सब अपना इंटैक्ट अच्छे से रखी हुई हैं। तो कर्मचारियों का मनोबल, उनका वेलफेयर और सिक्योरिटी, तीनों चीज़ों को देखा गया, सब यहाँ पे फिट है। अभी 26 तारीख को मतगणना है और कुछ पार्टियों को आशंकाएं बहुत सारी रहती हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर। उसके लिए किस तरह के प्रबंध जिस तरह से किए जाते हैं, पार्टियों के जो एजेंट यहाँ रखे जाते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था है? देखो, पार्टी वाले अपनी व्यवस्था किए होंगे, हो सकता है उनके भी आदमी हो यहाँ पे। हमारी अपनी जो राजकीय जिम्मेदारी है, सरकारी जिम्मेदारी, हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। आप भी देख लो, घूम सब ठीक है। ठीक, थैंक यू। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन व नगर पालिका की टीम द्वारा लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करके जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। आज कार्रवाई में 50 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई, वहीं 1 लाख का जुर्माना भी डाला गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल 27 कुंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई थी। वहीं शुक्रवार को एसडीएम विनय कुमार मिश्रा, सीओ जितेंद्र कुमार व नगर पालिका परिषद की टीम द्वारा 2 दुकानों से 50 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करके दोनों दुकानदारों पर 50-50 हजार का जुर्माना डाला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार उसका यूज़ कर रहे हैं और उनके बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही थी। तो कल भी एक अभियान शहर में चलाया गया था, जिसमें 27 कुंटल की बरामदगी हुई थी। आज भी यहाँ 2 दुकानों में जानकारी मिली थी, तो यहाँ एक दुकान से 15 किलो और एक से करीब 35 किलो के आसपास माल बरामद हुआ है, जिस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। गोरखपुर के खजनी में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। इस दिवस पर बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए पहुंचे थाने। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार सिंह, चकबंदी क्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र कुमार, थाना प्रभारी इकरार अहमद,
राजस्व निरीक्षक लेखपाल की उपस्थिति में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण भी किया जा रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के डिवाई विकासखंड के नंगला चिरौरी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाने के मामला सामने आया। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीएसए ने डिवाई एबीएसए को जांच सौंपते दोषियों पर जल्द कार्रवाई किए जाने का दावा किया। बता दें कि नंगला चिरौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की मौजूदगी में झाड़ू लगवाई जा रही थी। शिक्षकों के इस कारनामों को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चों से विद्यालय परिसर में झाड़ू लगवाने का वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रभारी बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो आज ही सामने आई है। वहीं बीएसए ने बताया कि बच्चों से इस तरह झाड़ू लगवाना बिल्कुल गलत है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, डिवाई के एक स्कूल में, ये कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं और कब का वीडियो है, क्या कार्रवाई की जाएगी? ये वीडियो आज का ही है और जी ये नंगला चिरौरी उसमें डिवाई ब्लॉक में स्कूल पढ़ता है और ये आज की घटना है और इसमें संबंधित जो उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जांच कराकर और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में दिखाई दे रहा है कोई टीचर भी है, कौन है ये टीचर? ये टीचर राजीव कुमार नाम के टीचर हैं, जो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया। चूँकि आज इंचार्ज जो टीचर थे वो छुट्टी पर, तो यहाँ सहायक अध्यापक जो आज वर्तमान में उपस्थित था उसी के सामने ये सब काम हुआ। क्या सर ऐसे बच्चों से काम करवाया जा सकता है स्कूल में? नए स्कूल में काम कराने पर प्रतिबंध, इस तरह का काम कराने पर। काफ़ी कार्रवाई पीछे आप लोगों ने की है, फिर भी शायद सर ऐसी घटनाएं सामने आ रही लगातार। हाँ, इसके लिए पुनः एक पत्र जारी कर समस्त खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित प्रधानाध्यापकों को इसमें ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो निर्देश दिए जाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरनी के समीप सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार राजेश गंजू उम्र 26 वर्ष, पिता भरत गंजू, कविता देवी उम्र 22 वर्ष, पति रमेश गंजू, पुत्र कृष्णा कुमार बालू भांग से बाइक में सवार होकर बालूमाथ आ रहे थे। इसी दौरान बरनी के समीप अनियंत्रित होकर बाइक और वैगनार से टक्कर हो गई, जिसमें तीनों लोग घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक अशोक उड़िया के द्वारा प्राथमिक उपचार की गए। बताते चले कि चिकित्सकों ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। नवाबगंज थाना अंतर्गत दरोगा अतुल सिंह के संदिग्ध परिस्थितियों में थाने से थोड़ी दूर पर आवास के बाथरूम में मौत हो गई। बताते चले कि लखनऊ राजमार्ग के नवाबगंज चौराहे पर किराए के मकान में दरोगा अतुल सिंह रहते थे। वो मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे। दरोगा अतुल सिंह की मौत की खबर मिलते पुलिस विभाग में खलबली मच गई तथा आनन-फानन में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल करने लगे। वहीं बातचीत के दौरान उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल तथा पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकता है कि दरोगा अतुल सिंह की मौत किस कारण से हुई है। जिला प्रयागराज, इसमें आज प्रातः थाना प्रभारी नवाबगंज राकेश राय, इनके मोबाइल पर फ़ोन आया था संतोष कुमार सिंह का कि एसआई अतुल कुमार सिंह जो थाना नवाबगंज पे तैनात है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नवाबगंज में फोर्स वहाँ उनके जहाँ रहते थे वहाँ पहुँचे तो देखा कि एसआई अतुल कुमार सिंह जो कि 2016 बैच के एसआई हैं, थाना नवाबगंज के तैनात हैं, इनकी पत्नी और इनकी माँ बच्चे इत्यादि लखनऊ में रहते हैं। ये इनका मृत शरीर इनके किराए के कमरे के निकट स्थित बाथरूम में पड़ा हुआ है। ये फर्श पे पड़े हुए हैं, अंडरवियर केवल पहने हुए हैं और बगल में बाल्टी भरी हुई रखी है, मग रखा हुआ है, चप्पल बाथरूम के बाहर है, बाथरूम पूरी तरह से खुला हुआ है और वहीं पर मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हालत में पड़ा हुआ है। बाकी अन्य कोई संदिग्ध चीज़ें आसपास नहीं मिली हैं। इनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई भी ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं पाया गया है। इस तरह की स्थिति में इनकी बॉडी मिली है। तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, फील्ड यूनिट जाँच कर रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो भी स्थिति है परिजन भी आ रहे हैं। इनकी बॉडी को
पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मृत्यु का सही कारण पता चल सके। उसके लिए डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता रहे हैं थाने पर कि अच्छे भले व्यक्ति थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक ये जो भी घटना हुई है किस कारण से हुई, किन परिस्थितियों में हुई है, उसकी पड़ताल के लिए पैनल पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल उनके परिजनों को बुलाया गया है, वो आ रहे हैं, फील्ड यूनिट जांच कर रही है, अन्य कोई समस्या नहीं है। जो भी चीज़ निकल के आएगी वो आपको अवगत कराएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जहां एक तरफ मजदूरों को काम तलाशने को लेकर जगह जगह जाना पड़ता है, वहीं करचना प्रधान के द्वारा मनरेगा योजना के तहत महिलाओं को काम पर लगाकर उनके लिए पैसे कमाने का मौका दिया गया है, जिससे करचना गांव की महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि काम की तलाश में हम लोगों को शहर जाना पड़ता था या दूसरे गाँव जाना पड़ता था, लेकिन प्रधान के द्वारा मनरेगा योजना के तहत हमें काम दिया गया है, जिससे हम लोग पैसा भी पा रहे हैं और गाँव का विकास भी हो रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।